हेलो एंड वेलकम टू जीएसटी पाठशाला। सीए प्रीति परिहार दिस साइड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। अपने घर पे हो, सेफ हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो अपने जुलाई एग्जाम्स के लिए। टू हेल्प यू विथ योर एग्जाम प्रिपरेशंस, आज मैं आप लोगों के साथ में मॉक टेस्ट पेपर है जीएसटी का, वो डिस्कस करूंगी। टोटल 2 मॉक टेस्ट पेपर्स इश्यू किए हैं इंस्टीट्यूट ने, उसमें से फर्स्ट वाला है वो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। टोटल 2 क्वेश्चंस है, उसमें से फर्स्ट है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी बुकलेट जो इश्यू की थी उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 था, मतलब जो 12th नंबर केस स्टडी थी वो वाला एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंदर से नेम्स है वो चेंज कर दिए हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि मैं केस स्टडीज पे ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूं तो मैं उसको वापस से यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। केस स्टडी नंबर 12 है। ठीक है ना, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Next question is, Lovely and Company, a registered person, supplies taxable goods to unregistered person. It need not issue tax invoice for the goods supplied on 16th April if the value of goods is dash and the recipient does not require such invoice. Okay, वैसे तो CGST एक्ट क्या कहता है कि भाई एक बार अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो जब भी आप टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करोगे आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है। बट एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है, कहां पे? सेक्शन 31(3)(b) में। 31(3)(b) क्या कहता है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करता है जिसमें वैल्यू ऑफ गुड्स है वो 200 रुपीज से कम है और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो उसको टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज आस्किंग वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी होगी, तो सिंपल है, इट इज 200 रुपीज। ठीक है, तो 200 से कम अगर है तो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करना है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो टेकअप करते हैं। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, बंटी प्राइवेट लिमिटेड, अ सप्लायर ऑफ गुड्स, pays GST under regular scheme. It has made the following outward taxable supplies in a tax period. तो ये बंटी प्राइवेट लिमिटेड की डिटेल्स दे रखी है और सेल्स की डिटेल्स हमको दे रखी है आउटवर्ड सप्लाईज की। इंट्रा स्टेट है 11,20,000, इंटर स्टेट है 4,20,000। उसके बाद it has also furnished the following information in respect of purchases made by it in the tax period. अब परचेज की यानी कि इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स दे रखी है। इंट्रा स्टेट इज 2,80,000, इंटर स्टेट है 70,000। ठीक है, द कंपनी हैज फॉलोइंग ITCs with it at the beginning of the tax period. तो ये क्या दे रखा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट के ओपनिंग बैलेंसेस है वो दे रखे हैं। ठीक है, कितने हैं? CGST है 79,800 का, SGST कुछ भी नहीं है, निल है, और IGST है 98,000 का। Rates of CGST, SGST and IGST are 9, 9 and 18% respectively. Both inward and outward supplies are exclusive of taxes wherever applicable. All the conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled. Compute the minimum GST payable in cash by Bunty Private Limited for the tax period. Make suitable assumptions as required. Okay, compute क्या करना है कि ये अपना जो ITC है वो कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज करे कि इसका जो कैश आउटफ्लो है वो कम से कम हो। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो कंप्यूट करेंगे। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कितनी दे रखी है? 11,20,000। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं C, S और I की। ठीक है, C और S कितने होंगे? 11,20,000, 11,20,000, रेट क्या है? 9%। कितना आया? 1,00,000 और 800 आया, 1,00,000 और 800, ये भी 1,00,000 और 800। ठीक है, IGST कितना आएगा? 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 18%, कितना आया? 75,600 आया, 75,000 और 600 आया। ठीक है, अब हम कंप्यूट करेंगे ITC का बैलेंस कितना है। ओके,
तो अभी हम आईटीसी लेजर बना रहे हैं, सी, एस और आई। सबसे पहले ओपनिंग हमको ये नीचे दे रखे हैं बैलेंसेस, कितने थे 79,800 था, एसजीएसटी का कुछ भी नहीं था और आईजीएसटी का 98,000 था। ठीक है, फिर इस मंथ में कुछ परचेज भी किया, परचेज पे भी लग के आया 2,80,000 की इंटरेस्ट रेट थी, तो 2,80,000 पे कितना लग के आया होगा 9%, 25,200 आया, 25,200 सीजीएसटी, 25,200 एसजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी कितना लग के आया होगा 70,000 है, 70,000 इंटू 18% कितना आया 12,600 लग के आया, 12,600 लग के आया। टोटल आईटीसी का बैलेंस कितना पड़ा है हमारे पास में 1,10,600 तो आईजीएसटी का पड़ा है हमारे पास। ठीक है, एसजीएसटी का 25,200 पड़ा है और सीजीएसटी का कितना पड़ा है 1,00,000 और 5,000 पड़ा है। ठीक है, ओके, अब अपन इसको कंपेयर करते हैं। देखो सीजीएसटी की लायबिलिटी है 1,00,000 और 800, बैलेंस कितना पड़ा है अपने पास में 1,00,000 और 5,000, मतलब अपने पास क्रेडिट ज्यादा पड़ा है और पे कम करना है, मतलब इसके यहाँ पे तो सफिशिएंट बैलेंस है हमारे पास। ठीक है, एसजीएसटी में हमको पे करना है 1,00,000 और 800 और पड़ा कितना है कम पड़ा है 25,200 पड़ा है। ठीक है, तो ये ज्यादा पे करना है हमको। ठीक है, ओके, आईजीएसटी कितना पे करना है 75,600, पड़ा कितना है 1,10,000 और 600। ठीक है ना, ओके, अब हम बताते हैं कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को हम पे कैसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम थर्ड टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, सबसे पहले वापस बैलेंसेस लिख लेते हैं। 1,08,000 है, कितना पेबल है, टैक्स पेबल कितना है अपना 1,00,000 और 800 है। ठीक है, 1,08,000, 1,08,000 और 75,600। ठीक है, ओके, इसको पे कैसे कैसे करेंगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो क्या करना है आईजीएसटी का पूरा खत्म करना है, तो पहले आईजीएसटी के पेमेंट में हम क्या करेंगे आईजीएसटी का पूरा क्रेडिट है वो यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो क्योंकि हमारे पास बैलेंस ज्यादा पड़ा है 1,10,600 का बैलेंस पड़ा है, तो इसमें से पूरा की पूरा ये 75,600 है वो पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने पूरा पे कर दिया, आईजीएसटी की लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई। अब देखते हैं आईजीएसटी के लेजर में हमारे पास में बैलेंस कितना पड़ा है, तो 1,10,600 पड़ा था, उसमें से 75,600 चला गया, कितना पड़ा था 1,10,600 पड़ा था, उसमें से चला गया 75,600, पीछे बचा मेरे 35,000, पीछे कितना बचा यहाँ पे 35,000 बचा। ठीक है, ओके, अभी ये जो 35,000 बचा है हमने पहले एनालिसिस किया था, जरूरत किसमें पड़ेगी हमको एसजीएसटी में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एसजीएसटी पे ज्यादा करना है पर एसजीएसटी का क्रेडिट हमारे पास में क्या है कम है, तो ये पूरा की पूरा 35,000 है, ये हम यूज कर लेंगे किसमें एसजीएसटी के पेमेंट में, तो ये पूरा 35,000 हम यूज कर लेंगे किसमें एसजीएसटी में। ठीक है, ओके, तो आईजीएसटी के लेजर में बैलेंस हमारा नील हो गया है। ठीक है, ओके, एसजीएसटी का अभी भी हमको पे करना है 1,08,000 में से हमने कितना पे किया है 1,00,000 और 800 में से हमने पे किया है 35,000। ठीक है, पीछे कितना बचा है अभी भी हमको पे करना है 65,800, ये कितना आया 65 और 800 आया। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं एसजीएसटी का जो क्रेडिट का बैलेंस पड़ा है ये वाला पूरा की पूरा यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25,200 हमने पे कर दिया। ठीक है ना, ओके,
तो 65,800 में से हमने 25,200 का क्रेडिट पड़ा था, पूरा यूज कर लिया। पीछे कितना बचा मेरे पास में? 40,600। अब एसजीएसटी का हमको पे अभी भी करना है, न तो आईजीएसटी के लेजर में कुछ पड़ा है, न एसजीएसटी के लेजर में कुछ पड़ा है, मतलब ये हमको क्या करना पड़ेगा? कैश में पे करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सीजीएसटी का मेरे को पे करना है 1,08,000। ठीक है, बैलेंस कितना पड़ा है मेरे पास? 1,05,000 ज्यादा पड़ा है, तो इसमें से मैं पूरा की पूरा क्या कर लूंगी? ये यूज हो जाएगा। ठीक है, तो 1,05,000 का बैलेंस पड़ा था, उसमें से मैंने 1,08,000 यूज कर लिया। पीछे मेरे पास में लेजर में अभी भी पड़ा रह जाएगा 4,200, और ये मैं पूरा की पूरा इसमें से पे कर दूंगी। ठीक है, ओके। तो ये नील, ये नील। ठीक है जी, ओके जी। तो हमारा आंसर क्या आया? कैश में कितना पे करना है? सीजीएसटी तो कुछ भी नहीं पे करना है मुझे कैश में, एसजीएसटी मुझे 40,600 कैश में पे करना है, आईजीएसटी भी कुछ भी मुझे कैश में पे नहीं करना है। ठीक है, ओके। लेजर का बैलेंस पूछा नहीं है, अगर पूछे तो सीजीएसटी के लेजर में 4,200 बचा है, एसजीएसटी में कुछ भी नहीं बचा है, आईजीएसटी में भी कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है ना, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hangover Limited Delhi is a registered supplier, is manufacturing taxable goods. It provides the following details of taxable interstate supply made by it during the month of March. तो ये taxable supply से related details दे रखी है, list price दे रखी है 24 lakh, subsidy received from central government for supply of taxable goods to government school exclusively related to supply of goods included at serial number 1, 3,36,000. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हुई सब्सिडी है और डायरेक्टली लिंक्ड है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से। नेक्स्ट है, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एन एनजीओ फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू एन ओल्ड एज होम एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड एट सीरियल नंबर 1। ये एनजीओ से सब्सिडी मिली है 80,000 की। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी 32,000, पैकिंग चार्जेस 24,000, लेट फी पेड बाय द रिसिपिएंट फॉर सप्लाई ऑफ delayed payment of consideration. Recipient has agreed to pay rupees 9,600 in lump sum and no additional amount is payable by him. तो ये recipient है, इसने क्या किया था? इस सप्लायर को लेट पेमेंट किया था। ठीक है, तो लेट पेमेंट किया तो सप्लायर ने लेट फी चार्ज की, तो इसने क्या किया? वो जो अमाउंट है 9,600 का एज अ लेट फी इसने चार्ज किया है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, और जो रिसिपिएंट है वो कह रहा है इसके ऊपर कुछ नहीं दूंगा, ये टोटल है। मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है कि अगर इसके ऊपर टैक्स लगता है तो इसको कम टैक्स माना जाएगा, ये इस लैंग्वेज का मतलब है। ठीक है, द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द टू सब्सिडीज रिसीव्ड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो लिस्ट प्राइस ऊपर गिवन है 24 लाख की, उसमें उसको वो जो अराइव हुई है वो आफ्टर डिडक्टिंग दी टू सब्सिडीज, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली और एनजीओ वाली सब्सिडी गिवन है ना, वो ऑलरेडी उसमें से लेस कर रखी है। ठीक है, लिस्ट प्राइस में से। ठीक है ना, ओके। However, the other charges, taxes, fee are charged to the customer over and above the list price. But दूसरा कोई भी टैक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है वो ओवर एंड अबाउ उसके चार्ज होगा, मतलब वो उसका इफेक्ट दिया हुआ नहीं है। जो एक जो लोकल अथॉरिटी वाला टैक्स दे रखा है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो उसमें उसका इफेक्ट उसके अंदर दिया हुआ नहीं है, बट सब्सिडीज का इफेक्ट है वो लिस्ट प्राइस में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है ना, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज made by Hangover Limited during the month of March. Rate of IGST is 18%. क्या कैलकुलेट करना है? टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो किसका ध्यान रखना है? सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी का ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो सेक्शन 15 में जाकर हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कंप्यूट करते हैं, देखते हैं क्या ऐड होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको गिवन है लिस्ट प्राइस, ऑलवेज क्या होती है भाई? ऐड होती है, तो ये तो हमारी ऐड होगी। ठीक है, सेकंड और थर्ड पॉइंट है सब्सिडी से रिलेटेड। तो सेक्शन 15 क्या कहता है? सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है और डायरेक्टली लिंक्ड है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से या उस पर्टिकुलर सप्लाई से, तो ही क्या होगी? वो लेस होगी। मतलब दो कंडीशंस है,
एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिली हुई होनी चाहिए सब्सिडी, और दूसरी कंडीशन क्या है, जनरल नेचर की नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिकली इसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा, सब्सिडी है वो लेस होगी, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब अदर देन सीजीएसजी है, तो क्या होगा भाई, सब्सिडी कभी भी लेस नहीं की जाएगी। और दूसरा क्या है कि भाई सीजीएसजी से तो है, बट क्या है उसका जो वो जो डायरेक्टली लिंक दी है, मतलब जनरल नेचर की है, तो जनरल नेचर की है और भले ही सीजीएसजी ने दी हो तो भी हम उसको क्या करेंगे, लेस नहीं करेंगे, मतलब दोनों कंडीशन है वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली सब्सिडी है सीजी वाली, तो लिखा हुआ है सीजी ने दी है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन क्या है कि डायरेक्टली लिंक्ड होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आगे दे रहा है एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड एट सीरियल नंबर 1, तो यस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या होगा भाई, ये वाली जो सब्सिडी है ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में से लेस होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में नीचे हमने देखा था, गिवन था, क्या गिवन था कि ये जो लिस्ट प्राइस है, ये देखो लिस्ट प्राइस है वो ऑलरेडी नेट ऑफ है, मतलब ये ऑलरेडी उसमें से लेस कर रखी है, तो लेस कर रखी है तो अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस अमाउंट का हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, ऑलरेडी लेस है, ओके। उसके बाद में सेकंड सब्सिडी है एनजीओ से, तो हमने देखा सीजी और एसजी वाली है तो ही लेस होगी, ये तो एनजीओ से मिली है तो ये लेस नहीं होनी चाहिए, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने तो दोनों लेस कर दिए भाई, तो इसको तो गलत लेस कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको वापस ऐड बैक कर देंगे, तो ये तो हमारी ऐड होगी, ठीक है, ओके। उसके बाद टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, टैक्स की डिटेल दे रखी है। सेक्शन 15 क्या बोलता है कि सिर्फ सेंट्रल ये जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, इससे रिलेटेड जो मतलब जीएसटी लॉ के जो टैक्सेस है सिर्फ वही क्या होंगे, उसमें से लेस होंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू में से, इनके अलावा अगर कोई तरह का टैक्स है तो वो कभी भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में से लेस नहीं होगा, ठीक है, लेस नहीं होगा, मतलब क्या है, ऐड करना है भाई, और क्वेश्चन में गिवन है इसका इफेक्ट नहीं दे रखा है, तो अब इफेक्ट दे देंगे, क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इसकी जगह पे अगर जीएसटी लॉ के किसी टैक्स की डिटेल होती तो फिर हम उसको ऐड नहीं करते, ठीक है ना, बट इसको तो हम क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे, तो 32,000 ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद पैकिंग चार्जेस, इंसिडेंटल है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या है, वो ऑलवेज क्या होते हैं, ऐड होते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू में, अगर एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई है तो ऑब्वियसली पैकिंग तो बिफोर सप्लाई ही हुई होगी, तभी तो सप्लाई हुई है, ठीक है, सप्लाई होने के बाद में थोड़ी पैकिंग होगी, तो ये तो क्या होगा, ऐड होगा 24,000, ठीक है। नेक्स्ट लेट फी, ओके, सेक्शन 15 में एक इंटरेस्टिंग क्लॉज है कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी रिसिपिएंट है, अगर वो पेमेंट करने में लेट करता है और सप्लायर उससे कुछ एडिशनल अमाउंट रिकवर करता है, सपोज 1 लाख का ट्रांजेक्शन था, एज्यूम करते हैं, और उसको बोला तो 2 महीने में पेमेंट कर देना, उसने अगर तुम 2 महीने में पेमेंट नहीं करोगे तो मैं तुमसे क्या करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करूंगा एज अ लेट फी, ठीक है ना। अभी ये लेट फी कौन सी है, गवर्नमेंट वाली नहीं है, ये सप्लायर चार्ज कर रहा है, तो ओवर एंड अबाउट जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, मतलब गुड्स की वैल्यू के ओवर एंड अबाउट से जो भी चार्ज किया है रिसिपिएंट से, वो क्या होता है, वो टैक्सेबल होता है जीएसटी लॉ में, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई में भी देखा, इसका दे रखा है प्रोविजन कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई जब ये मिलेगी उस टाइम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या होगी, ऐड होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऐड होगा, बट क्या पूरा ऐड होगा 9,600, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या लिखा है कि भाई रिसिपिएंट ने तो बोल दिया मैं तो 9,600 से ऊपर एक पैसा भी नहीं दूंगा, अगर कुछ लग रहा है टैक्स तो तू तेरा जाने, तो अभी सप्लायर क्या करेगा, इसको कम टैक्स मानेगा, ठीक है। तो कम टैक्स मानते हुए पूरा 9,600 ऐड नहीं होगा, बिकॉज अपन टैक्सेबल वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं, और ट्रांजैक्शन वैल्यू में टैक्स का अमाउंट है वो इंक्लूड नहीं होता है, तो हमको क्या करना है, इस 9,600 में से जो गुड्स की वैल्यू है वो सेग्रीगेट करनी है और ऐड करनी है, ठीक है। तो कम टैक्स हमने इसको माना है, तो इसको वैल्यू कैसे निकलेगी, 9,600 किसके बराबर है, 118, टैक्स की रेट 18% है, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, गुड्स की, ओके। तो 9,600 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आया, ये
8136 आया। कितना आया? 8136। तो ये पूरा ऐड नहीं होगा, 8136 ऐड होगा। ठीक है ना? ओके, अच्छा जी, तो हमने देख लिया क्या क्या ऐड होगा। नीचे से शुरू करते हैं। 8136, उसमें हमको ऐड करना है 24,000, उसमें हमको ऐड करना है 32,000, उसके बाद में 80,000 प्लस 24 लाख। ये कितना आया? 25,44,136। कितना आया? ये टोटल इन सब की हम टोटल करेंगे तो आएगा 25,44,136। ठीक है, ये आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू आ गई है। ठीक है ना? वर्किंग नोट्स, फुट नोट्स वो सब डालने हैं इसके साथ में। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Messrs. Shubhank Associates, a partnership firm, provided recovery agent services to Neelkant Credits Limited, a non-banking financial company and a registered supplier on 15th January. Invoice for the same was issued on 7th February and payment was made on 18th April by Neelkant Credits Limited. Bank account of the company was debited on 20th April. Determine the following. Person liable to pay GST, time of supply of service. Okay. ये एक पार्टनरशिप फर्म की डिटेल्स दे रखी है हमको। इस पार्टनरशिप फर्म ने रिकवरी एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की है एक एनबीएफसी को। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इस पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी रहेगी। तो रिकवरी एजेंट की जो सर्विसेज होती है वो रिवर्स चार्ज में कवर्ड है। कब? जब रिकवरी एजेंट की सर्विसेज है वो किसी भी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी या एनबीएफसी को, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को दी जाती है। ठीक है, तो रिसिपिएंट इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए और जो सप्लायर है वो रिकवरी एजेंट होना चाहिए। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि रिकवरी एजेंट है वो फर्म होनी चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, एचयूएफ होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब किसी भी तरह का रिकवरी एजेंट है, उसने अगर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी और एनबीएफसी को अगर दी है सर्विसेज तो क्या होगा? ऑलवेज रिवर्स चार्ज आएगा। तो हमारे केस में सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये केस क्या होगा? रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा। और टैक्स कौन पे करेगा? नीलकंठ क्रेडिट्स पे करेंगे। ठीक है, तो पर्सन लायबल टू पे जीएसटी कौन है? नीलकंठ क्रेडिट्स लिमिटेड। ठीक है, ओके। चलो, सेकेंड आपको बताना है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। नाउ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है वो सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है, वहां पे जाके डिटरमाइन होता है। ठीक है ना? अभी सेक्शन 13 में अगर फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है और जनरल केस है तो 13(2) आता है। बट हमारे केस में क्या लग रहा है? रिवर्स चार्ज लग रहा है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूट किया। तो रिवर्स चार्ज के केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई है कहां पे जाके डिटरमाइन करेंगे? सेक्शन 13(3) में जाके। ठीक है, सेक्शन 13(3) क्या कहता है? टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी अर्लियर ऑफ 2 डेट्स। ठीक है, फर्स्ट डेट कौन सी? डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि फर्स्ट डेट ऑफ पेमेंट, और सेकंड डेट कौन सी है? डेट इमीडिएटली फॉलोइंग इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज आफ्टर द इश्यू ऑफ इनवॉइस। मतलब इनवॉइस इश्यू किया, वहां से 60 डेज खत्म हो जाते हैं, तो 60 डेज खत्म होने के जस्ट बाद में जो डेट आती है वो वाली। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में बोलो तो इनवॉइस प्लस 60 डेज के बाद में जो डेट आ रही है वो वाली डेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डेट ऑफ पेमेंट हम लोग देखते हैं। डेट ऑफ पेमेंट दे रखी है कि पेमेंट है वो 18 अप्रैल को हमने किया था। ठीक है, और डेबिट है कंपनी, क्योंकि रिवर्स चार्ज का केस है, तो देखेंगे डेबिट कब हुआ। डेबिट हुआ था 20 अप्रैल को। ठीक है, 20 अप्रैल को डेबिट हुआ और 18 अप्रैल क्या हुआ? जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की। ठीक है, एंट्री की तभी तो पता चला किस डेट को पेमेंट किया। तो 18 और 20 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर, तो 18 अप्रैल फर्स्ट डेट हो गई हमारी। ठीक है, सेकेंड डेट कौन सी आएगी? इनवॉइस प्लस 60 डेज उसके बाद में जो डेट आती है। तो इनवॉइस कब इश्यू किया? 7 फेब को इश्यू किया। ठीक है, 7 फेब को इनवॉइस इश्यू किया, तो यहां से पहले 60 डेज आप कंप्यूट करो और 60 डेज जिस डेट को खत्म होता है उसकी जस्ट नेक्स्ट डे वाली डेट। ठीक है ना, तो फरवरी के कितने डेज हो गए? फरवरी में 28 डेज माइनस 7 डेज, तो फरवरी में कितने डेज हो गए? 21 डेज फरवरी के
ठीक है, 60 डेज कंप्यूट करना है, तो मार्च के पूरे 31 आ जाएंगे, ठीक है, 2 और 52 डेज हो गए, ठीक है। तो अप्रैल के कितने हो गए 8 डेज। अभी ये हमारे 60 डेज, यानी कि 8 अप्रैल को 60 डेज खत्म हो रहे हैं, उसके जस्ट आगे वाली डेट है, वो डेट हम लेंगे। तो वो डेट कौन सी आई, 9 अप्रैल आई, ठीक है। तो विच एवर इज अर्लियर, मतलब डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज की जस्ट बाद वाली डेट, मतलब डेट फॉलोइंग 60 डेज आफ्टर द इश्यू ऑफ इनवॉइस, वो डेट आती है हमारी 9 अप्रैल, ठीक है। तो विच एवर इज अर्लियर मतलब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा 9 अप्रैल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। Fair Oils Delhi has supplied machine oil and high-speed diesel in the month of April as per the details given in table below. Fair Oils is not yet registered. Supply of machine oil in Delhi 9 lakh, supply of high-speed diesel in Delhi 18 lakh, supply of machine oil made in Punjab by Fair Oils from its branch located in Punjab 12 lakh. और ये सारे अमाउंट्स है excluding GST है. Determine whether Fair Oils is liable for registration. ओके तो आपको क्या बताना है कि फेयर ऑयल्स है उसको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है ये किस पे डिपेंड करेगा, एग्रीगेट टर्नओवर पे, ठीक है। तो पहले तो एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे किससे कि ये जहां पे सप्लाई कर रहा है क्या वहां पे कौन सी लिमिट है, थ्रेशोल्ड है, वो वाली एप्लीकेबल है, उससे कंपेयर करेंगे और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि क्या इसको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करना। एग्रीगेट टर्नओवर है हमारा जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 है, वो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देता है और उस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, हर तरीके की एग्जेम्प्ट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई और अगर इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है बिटवीन द सेम पैन, वो सारे हमको क्या करने हैं, ऐड करने हैं। दो चीजें हैं वो ऐड नहीं होगी, एक तो अगर आप एज अ रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहे हो तो वो वाली जो सप्लाईज होगी वो हम आपके टर्नओवर में ऐड नहीं करेंगे बिकॉज आप रिसिपिएंट हो इसलिए, ठीक है। और एक जो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी का अमाउंट अगर आपको गिवन है तो वो हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बेसिकली ये सारे के सारे क्या करने, तीनों देखो मशीन ऑयल है 9 लाख का, ये टैक्सेबल होता है, ठीक है। हाई स्पीड डीजल है, नॉट लेविएबल टू टैक्स है बट एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में आता है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई भी ऐड होती है तो ये भी ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद अगेन मशीन ऑयल है 12 लाख का, पंजाब से जो सप्लाई किया है वो भी ऐड होगा, ठीक है ना। तो जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 18 प्लस 12 कितना होगा 30 और प्लस 9 39 लाख। तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया, 39 लाख हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे कि ये इस पे थ्रेशोल्ड कौन सी एप्लीकेबल है, 10 लाख वाली, 20 लाख वाली या 40 लाख वाली, ठीक है। अब अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स में क्या होता है, अलग अलग थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल है। आई होप आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे जिसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है जिसकी हेल्प से बहुत मजेदार तरीके से आप लोग हर एक स्टेट की थ्रेशोल्ड है वो बहुत इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो ये कहां से सप्लाई कर रहा है, ये एक दिल्ली से और एक पंजाब से। तो एग्रीगेट टर्नओवर है, इस पे 40 लाख वाला एप्लीकेबल होता है, ठीक है। कौन सा एप्लीकेबल होता है, इस पे 40 लाख वाला एप्लीकेबल होता है, बट 40 लाख वाला टर्नओवर कहां पे गिवन है, एक अलग से नोटिफिकेशन इश्यू कर रखी है गवर्नमेंट ने, उस नोटिफिकेशन में जाकर 40 लाख की थ्रेशोल्ड है वो मिलती है अगर आप उस नोटिफिकेशन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन में कुछ कंडीशंस गिवन है, अभी वहां पर क्या है, जैसे वो एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई में डील कर रहा हो, ठीक है ना, और उसका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है, और वो नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। अभी नोटिफाइड गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहा होना चाहिए। नोटिफाइड गुड्स में क्या क्या है, आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको। बट वो अगर हम उस नोटिफिकेशन की कंडीशंस देखें तो वहां पर कहीं पर भी ये नहीं आता है कि कोई भी पर्सन है अगर वो नॉट लेविएबल टू टैक्स वाली सप्लाई करता है, नॉट लेविएबल टू टैक्स मतलब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाली,
तो अगर वो सप्लाई करता है तो उसको ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ उस नोटिफिकेशन में। तो मतलब क्या हुआ, अगर गुड्स से हम उसको रिलेट करें तो सिर्फ पान मसाला, आइसक्रीम और टोबैको वाले मैन्युफैक्चर वाले जो सप्लायर्स है वो यहाँ पे कवर नहीं होते हैं। बट उस नोटिफिकेशन की कोई कंडीशन ये नहीं बोलती है कि अगर आप एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, ये नॉट लेवेबल टू टैक्स वाली सप्लाई कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या, इसको ये 40 लाख वाली लिमिट है वो मिलेगी, बिकॉज ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो स्टेट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, दिल्ली में और पंजाब में वो लगती है, ठीक है, 40 लाख वाली मिलती है वहां पे। कहां से पता चला, वो वीडियो देख लेना, उसमें शॉर्ट ट्रिक है, वो वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लिक हो गया, ठीक है। तो 40 लाख तो है ही है और कंडीशन सारी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 40 लाख की लिमिट मिलेगी। और इसका टर्नओवर कितना है, 39 लाख है, तो विद इन थ्रेशोल्ड है, तो इसको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन है वो नहीं लेना है, ठीक है ना। ओके, बी पार्ट। Narayan Singh, a registered supplier, has received advance payment with respect to services supplied to Shelly. His accountant asked him to issue the receipt voucher with respect to such services to be supplied. However, he is apprehensive as to what would happen in case receipt voucher is issued, but subsequently no services are supplied. You are required to advise Narayan Singh regarding the same. Okay, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक कोई पर्सन है, उसको कोई एडवांस मिला, तो उसके अकाउंटेंट ने बोला कि हमको क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर इश्यू करना है। बट जो ओनर है उनको क्या डाउट है कि भाई रिसिप्ट वाउचर तो इश्यू कर देंगे, बट बाय चांस अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया और कोई भी हमने इसके अगेंस्ट में टैक्स इनवॉइस नहीं इश्यू किया तो फिर क्या होगा। तो CGST एक्ट इज वेरी वेरी क्लियर। सेक्शन 31(3) है, वो क्लियरली मेंशन करता है कि जब भी आप किसी भी तरीके का एडवांस रिसीव करोगे तो आपको क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर इश्यू करना है। बट अगर आपको किसी भी रीजन से वो एडवांस है वो रिफंड करना पड़ा और आपने उसके अगेंस्ट में कोई सप्लाई नहीं की या फिर आपने कोई टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं किया उस पर्टिकुलर एडवांस के अगेंस्ट में, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक रिफंड वाउचर होता है वो इश्यू करना है, ठीक है। तो सेक्शन 31(3) में एक रिफंड वाउचर का प्रोविजन है। तो ये जो ओनर है इनको क्या करना पड़ेगा, एक रिफंड वाउचर है वो इश्यू करना पड़ेगा इन केस द ऑर्डर इज कैंसिल्ड एंड रिफंड देना पड़ता है इनको एडवांस पेमेंट का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट। Briefly explain the leviability of GST or otherwise on petroleum crude, diesel, petrol, aviation turbine fuel and natural gas. तो आपको क्या बताना है कि GST में ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, 5 स्पेशल प्रोडक्ट्स, इनका क्या स्टेटस है। तो GST का जो चार्जिंग सेक्शन है CGST एक्ट का सेक्शन 9 क्या कहता है कि ये जो 5 स्पेशल प्रोडक्ट्स लिस्टेड है क्वेश्चन में, इन पर GST एज ऑफ नाउ लेवी नहीं हो रहा है। कब लेवी होगा, जिस दिन GST काउंसिल है वो रिकमेंडेशन देगी, उस दिन से क्या होगा, ये जो 5 स्पेशल प्रोडक्ट्स है वो GST के परव्यू में आएंगे। तो एज ऑफ नाउ कोई GST नहीं लगता है। कब से लगेगा, जब काउंसिल है वो नोटिफाई करेगी, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ क्या स्टेटस है कि जब भी इन 5 स्पेशल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है या मैन्युफैक्चर होता है, उस टाइम तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। एंड व्हेन सब्सिक्वेंटली दीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, उस टाइम क्या होता है, अगर इंटरस्टेट सेल होती है तब तो CST लगता है, और अगर इंट्रास्टेट सेल होती है इन स्पेशल प्रोडक्ट्स की तो क्या होता है, वैट लगता है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ ये इन प्रोडक्ट्स का स्टेटस है GST लॉ में। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस MTP. If a return has been filed, how can it be revised if some changes are required to be made? तो अगर कोई रिटर्न आपने GST लॉ में फाइल कर दिया है तो उसमें कुछ अगर आपको चेंजेस करने हो, अमेंडमेंट करना हो, तो आप कैसे करोगे। तो अनलाइक इनकम टैक्स, GST में रिवीजन ऑफ रिटर्न्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब एक बार आपने GST में कोई रिटर्न फाइल कर दिया तो दैट इज फाइनल, मतलब उस सेम रिटर्न को आप वापस से फाइल नहीं कर सकते। तो भाई अगर कुछ मिस्टेक रह गई मेरे तो क्या होगा। तो इसके लिए GST लॉ में क्या प्रोविजन है कि जो रिटर्न के जो फॉर्मेट्स है, जैसे GSTR1 है, सपोज GSTR1 में कुछ अमेंडमेंट टेबल्स होती है, उस रिटर्न के फॉर्मेट में कुछ अमेंडमेंट टेबल्स है, तो इन केस आपकी कुछ मिस्टेक हो गई है
तो आप क्या कर सकते हो, जिस मंथ में भी आपको मिस्टेक पता चलती है तो आप उस मंथ का जब रिटर्न फाइल करने जाओगे, जीएसटीआर 1 फाइल करने गए, तो अमेंडमेंट टेबल में जाके आपको क्या करना है, जो पुराना वाला जो रिटर्न है उसका रेफरेंस देते हुए वो जो मिस्टेक हुई थी उसको क्या करना है, वहां पे आपको मेंशन करना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टैक्स का एडजस्टमेंट कर सकते हो। सपोज करो आपने जो पुराना, सपोज करो कोई मई मंथ का रिटर्न फाइल किया, उसमें आपने गलती से क्या किया, कोई जो सप्लाई की वैल्यू है वो कम शो कर दी, ठीक है, कितने से, सपोज करो 1 लाख से कम शो कर दिया आपने, तो आपको ये मिस्टेक कब पता चली, सपोज आपको सितंबर मंथ में पता चली, तो आप सितंबर मंथ में जाओगे, सितंबर मंथ का जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो वहां पे अमेंडमेंट टेबल में आप जाओगे और क्या करोगे, वो जो 1 लाख कम शो कर दिया था वो आप अब शो कर दोगे और जितना भी एडिशनल टैक्स बनता है वो पे हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इनकम टैक्स में होता है कि रिटर्न गलत फाइल हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई, तो आप सेम रिटर्न को रिवाइज करके वापस फाइल कर सकते हो। ऐसा कोई भी सिस्टम एज ऑफ नाउ जीएसटी में नहीं है, वहां पर एडजस्टमेंट का सिस्टम है। अमेंडमेंट टेबल में आपको क्या करना होता है, जो पर्टिकुलर्स है जो आपने गलत फाइल कर दिए थे और सही पर्टिकुलर्स है वो आपको अमेंडमेंट टेबल में क्या करने होते हैं, शो करने होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट, और विद दिस हमने एमटीपी है वो कंप्लीट कर ली है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस, डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।